लघु और इसकी गुरु आते ही इन तीनों का समूह क्या हो गया? सगम हो गया। आ क्या होगा अब आपको समझ में? ठीक है, देखिए कुछ शब्द हैं जो अपने को समझने बहुत जरूरी है छंद शास्त्र की दृष्टि से। चरण, यति, गति, लय, तुक क्या होते हैं? चरण तो सीधी सी बात है कि छंद की पंक्ति को ही चरण या पद कहते हैं। जैसे कोई छंद है इसमें एक चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, यानी कि एक पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति, इन पंक्तियों को क्या कहते हैं? चरण। जैसे कि ये पहला चरण है, ये दूसरा चरण, ये तीसरा और एक चौथा चरण, पांचवा, छठा, सातवां भी हो सकता है चरण, यानी कि पंक्ति को क्या कहते हैं? उसको चरण कहते हैं। ठीक है। यति, छंद का वाचन करते समय जहां ठहरा जाता है उसे यति कहते हैं। यति का मतलब विराम। जैसे कि हम कोई छंद बोल रहे हैं, जैसे कि हम कहें कि मंगल भवन अमंगल हारी, रुके, धर्मो दशरथ अजर बिहारी, रुके, फिर दीन दयाल विरुद्ध संभारी, रुके, हरव नाथ मम संकट भारी। तो ये बीच में जो हम रुकते हैं, वो जो रुकना होता है उसे हम क्या करते हैं? यति करते हैं। तो छंद का वाचन करते हैं, छंद क्या है? दोहा, चौपाई, छोटा, ये सब क्या है? छंद ही तो है। इनको जब हम गाते हैं, वाचन करते हैं, इनको बोलते हैं, तो बीच में जो ठहरते हैं उसे हम क्या करते हैं? यति करते हैं। आगे जब गति किसे कहते हैं? कि छंद को बोलते समय या उसका वाचन करते समय उत्पन्न प्रवाह, क्या प्रवाह, यानी एक गति आ जाती है, एक लय आ जाता है, उसमें प्रवाह आ जाता है, उस प्रवाह को क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? गति कहते हैं। जैसे कोई भी छंद, कोई भी दोहा बोल सकते हैं अपन कि गुरु गोविंद दोहू खड़े कांके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो कहीं तो में इसका एक प्रवाह हो गया, एक लय हो गई, तो उस लय को क्या कहते हैं? यानी कि एक प्रवाह के आधार पर बोला, एक गति हो गई, उसको पढ़ने की एक गति हो गई, उसे हम क्या कहेंगे? गति, प्रवाह। उसको बोलने का तरीका जो होता है वो क्या कहलाएगा? अपना एक तरह से गति। उसमें भाई हम धीरे बोल रहे हैं या फास्ट बोल रहे हैं या जोश में बोल रहे हैं। रुंड गिरे झुंड गिरे, कटकट होने पर सुंड गिरे। तो यहाँ पर क्या है? थोड़ा सा उतार चढ़ाव जो शब्द में आता है कि उसकी गति फास्ट है या धीमी है, वो हो जाएगा। आगे देखो लय, छंद को पढ़ने का ढंग लय कहलाता है। उसको किस तरीके से पढ़ रहे हो आप, किस राग में पढ़ रहे हो? भाई दुखी में या हंसते हुए या वीरता के साथ, किस राग में पढ़ रहे हो? जिस राग में हम उसे पढ़ने, यानी कि पढ़ने का जो ढंग होता है, छंद को पढ़ने का जो तरीका होता है, उसे क्या कहते हैं? लय। तो याद है तो लय कोई ना, यानी कि तो लय कोई राग ही नहीं है। हाँ, आगे देखो तुक। तुक मैंने पहले बताया था आपको कि छंद के चरणों के अंत में होने वाली समान वर्णों की आवृत्ति क्या कहलाते हैं? तुक कहलाते हैं। यानी कि लास्ट में जो, जैसे कि ये छंद बोला आपने, एक लाइन बोली, यहाँ पर आ गया प, फिर आपने दूसरी बोली, यहाँ पर आ गया प, ये तुक मिल गया ना पीछे। यहाँ आपने छंद बोला, यहाँ आ गया आ, और दूसरी लाइन बोली, यहाँ पे आ गया आ, तो ये भी क्या हो गई? तुक मिल गई। कोई सी भी आप पंक्ति उठा के बोल सकते हो, कोई सी भी ले लो। जैसे रामचरितमानस में कई सारी चीजें हैं, उसमें से अपन उदाहरण ले लेते हैं कि वो अपने एक दोस्त में लिया था ना, कि याद नहीं आ रहा अभी, हो दूसरा ले लेते अपन कि कोई सा भी ले लो। अभी रामचरितमानस चौपाइयां याद नहीं, देखो आप इतनी सारी चौपाइयां याद है उसमें से, लेकिन ऐसे टाइम पर नहीं आती याद, तो मैं कोई सी बोल देता हूँ, सीधी सी बोल देता हूँ। रघुकुल रीत सदा चली आई, वहां ई आ रहा है पीछे, प्राण जाई पर वचन न जाई, तो तुकी तो मिलाना है। ई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? पीछे मिल रहा है नहीं मिल रहा? तो वही तुक मिलाना है कि पीछे की जो ध्वनियां मिलती है, वर्णों की आवृत्ति वापस होती है, उसे क्या करते हैं? तुक करते हैं। ठीक है। अब अपन पढ़ रहे हैं छंदों के भेद। छंद की मात्रा संबंधी नियम पढ़े आपने, गण, तुक, लय, यति, गति क्या होती है, परिभाषा वगैरह सब पढ़ लिया। अब लास्ट अपन पढ़ रहे हैं छंदों के भेद, और इसके बाद में एक एक छंद को हम अपने जो कोर्स में है 8 छंद, उनको एक एक को पढ़ना शुरू करें। तो छंदों के भेद समझ लीजिए आप। छंदों के दो भेद होते हैं, एक होता है मात्रिक छंद और एक होता है वर्णिक छंद। नाम से पता चल रहा है, नाम से क्या पता चल रहा है? मात्रिक छंद, यानी कि वो छंद जिसके आधार पर, जिसकी मात्राओं के आधार पर, जिस कविता में मात्राओं की गणना के आधार पर छंद का निर्धारण किया जाता है, वो कौन सा छंद कहलाता है? मात्रिक छंद। और जिस कविता में वर्णों की गणना के आधार पर छंद का निर्धारण किया जाए, वर्णों को गिना जाता है, वो कहलाता है वर्णिक छंद। जैसे मान लीजिए अपन कहें कि ये मान लीजिए एक पंक्ति है, अब मात्राएं गिननी है, तो इसके ऊपर हम मात्राएं लगाएंगे, वही लगाएंगे, उनको गिनेंगे, फिर नियम होगा भाई 16 मात्राएं हैं, तो 16 मात्रा वाला ये छंद होता है।
ठीक। अगर मान लो उसमें तो मात्रा गिननी और वर्णिक छंद में क्या गिनते हैं वर्णों, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। वही इस लाइन में कितने वर्ण हैं 12। ये होता है कि जिसमें मात्राओं की गणना की जाती है वो मात्रिक छंद कहलाते हैं, जिसमें वर्णों को गिना जाता है 1 2 3 है ना, वो क्या कहलाता है वर्णिक छंद। ठीक है, यहाँ तक। अब कुछ मात्रिक छंद ये है, तो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग तो सारे है नहीं, लेकिन मैंने यहाँ लिखते मान लो को पूछ ले कि निम्न में से कौन सा मात्रिक छंद नहीं है, कौन सा वर्णिक छंद नहीं है, तो ये अपने को याद होना चाहिए। तो इनको आपको केवल नाम याद कर लेने हैं कि दोहा सोटा चौपाई गीतिका हरि गीतिका, एक लाइन में याद जाएंगे। दोहा सोटा गीतिका, सॉरी दोहा सोटा चौपाई गीतिका हरि गीतिका, क्रम आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दोहा सोटा चौपाई गीतिका हरि गीतिका, दोहा सोटा चौपाई गीतिका हरि गीतिका, ये 5। फिर ये जो कुंडलियां छप्पई रोला उल्ला, कुंडलियां छप्पई रोला उल्ला, कुंडली मार के साथ छप छप करता हुआ आया, व्यक्ति रोता हुआ उल्लाला करता हुआ भाग गया, है ना। तो ये सब उल्लाला रोला, ये सारा रोला की मौज, मात्रा मौज। देखो अब इधर वर्णिक छंद याद करने अपने को, तो वर्णिक क्या होते हैं ये बताया जाए, जिसमें वर्णों की गिनती की जाती है, वर्णों की गणना के आधार पर डिसाइड किया जाता है कौन सा छंद है, वो वर्णिक छंद होते हैं। दुरुत विलंबित सवैया और कवित, कवित सवैया कई जगह अपने पढ़ा है, तो उनमें वर्णों को गिना जाता है। वसंत तिलका, उपेंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा, वंशज मंदाक्रांता, तो वज्रा वज्रा, तो वज्र वज्र भी वर्ण में है, तो वैसे हर जगह तो वज्रा वज्रा। और ये कवित्र, ये सवैया, ये द्रुत विलंबित, वंशज, ये देखो सारे इसमें आगे वर्ण। यहाँ से अपन वर्णिक याद करने, देखो द्रुत विलंबित वर्णिक है, सवैया वर्णिक है, कवित वर्णिक है, वसंत तिलका वर्णिक छंद है, वज्रा वर्णिक है, ये वज्रा भी वर्णिक है, वंशज वर्णिक है, बचा क्या मंदाक्रांत है, तो बचा सब में आप इस हिसाब से इनको याद कर सकते हो। अब आगे आता है कि ये जो मात्रिक और वर्णिक छंद है, इनके 3 उपभेद भी होते हैं। क्या होते हैं इनके? 3 उपभेद होते हैं। तो ये देखो सम, अर्धसम और विषम, 3 उपभेद क्या होते हैं? सम, अर्धसम और विषम। सम का मतलब बिल्कुल समान, अर्धसम का मतलब आधा आधा समान, और विषम का मतलब अलग, बिल्कुल अलग। तो देखो यहां से याद करेंगे सम छंद, यानी कि जिस छंद के प्रत्येक चरण में बराबर बराबर वर्ण या मात्राएं, या तो वर्ण, भाई दोनों के भेद बढ़ रहे ना अपन, या तो वर्ण हो या मात्राएं हो, यानी कि फिक्स हो भाई इस छंद के प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ण आएंगे, तो चारों में 12-12 आएंगे। जैसे कि 1 2 3 4 चरण है, इसमें भी 12 मात्राएं, इसमें 12, इसमें 12 और इसमें भी 12, तो कौन सा छंद कहलाएगा? सम छंद कहलाएगा, सम वर्णिक कहलाएगा, जिसमें वर्ण गिनेंगे, और जिसमें मात्राएं गिनेंगे वो सम मात्रिक छंद कहलाएगा, क्योंकि ये दोनों के भेद बड़े अपन, सम वर्णिक और सम मात्रिक। तो कौन कौन से चौपाई, हरि गीतिका, द्रुत विलंबित, सवैया, ये कौन से छंद है? सम छंद है। कौन से छंद है? सम। इनमें मात्रा या वर्णों की संख्या समान होती है। अर्ध सम छंद, इसमें क्या होता है, जैसे मान लो 4 चरण है, तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। इसमें क्या होगा? पहले और तीसरे में समान होंगे, वर्ण या मात्राओं की संख्या पहले और तीसरे में समान होगी, और दूसरे और चौथे में समान होगी। अर्धसम, मान लो इसमें 11 मात्रा है तो इसमें भी 11 होगी, इसमें 13 मात्रा है तो इसमें भी 13 होगी। तो देखो पहले तीसरे में समान है, दूसरे और चौथे में समान है, तो ये अर्धसम है, आधा समान होता है। तो ये कौन सा छंद होता है? जिसमें पहले और तीसरे चरण में या दूसरे और चौथे चरण में मात्राओं की या वर्णों की संख्या समान होती है, वो कौन सा छंद होता है? अर्धसम छंद होता है। अगर मात्राएं गिनने वाला होगा तो अर्धसम मात्रिक कर देंगे, अगर वर्ण गिनने वाला होगा तो अर्धसम मात्रिक छंद, सॉरी अर्धसम वर्णिक छंद कर देंगे। अर्धसम छंद कौन कौन है? दोहा, सोटा, उल्लाला आदि। तो अर्धसम, दोहा, सोटा, उल्लाला। आगे देखो विषम छंद, यानी कि जिस छंद के प्रत्येक चरण में, यानी कि जिस छंद में 4 से अधिक चरण हो, या तो 6 हो या 8 हो, यानी कि 4 से ज्यादा चरण, जैसे कि चरण बनाए ना अपन यहाँ पर, जैसे कि एक चरण, दूसरा, तीसरा, यानी कि पहली, दूसरी, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी, छठी, मान लो 6 लाइनें, 6 चरण हो गए ना, तो 4 से ज्यादा चरण जिन छंदों में होंगे वो कौन से छंद कहलाएंगे? विषम। 6, 7, 8 भी हो सकते हैं। तो जिन छंदों में 4 से ज्यादा चरण हो वो विषम छंद कहलाते हैं, और इसमें कुंडलियां और छप्पे छंद आते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा छंदों के भेद, वह मात्रिक और वर्णिक। मात्रिक जिनमें मात्राओं की गणना की जाती है, वर्णिक जिसमें वर्णों को गिना जाता है।
ये मात्र के दुआ सोड़ा चौपाई गीतिका हरि गीतिका कुंडलियां छपे रोला उजाला आदि ये रट रहे हैं आपको तो। और वाणी में द्रुत विलंबित समय वह आ रहा है, इसे आपको ये याद हो जाएगा साथ। इधर देखो इनके मात्रिक और वर्ण के तीन उपभेद होते हैं, सम, अर्धसम और विषम। सम में क्या होगा, चारों चरणों में जितने भी चरण उनमें समान मात्राएं होगी मात्रिक में तो, और अगर सम वर्णिक होगा तो समान वर्ण होंगे। अर्धसम में पहले तीसरे में और दूसरे चौथे में समान होंगे, और विषम में 4 से ज्यादा चरण। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे फिर छंद, जो एक एक करके छंद पढ़ेंगे, लक्षण, उदाहरण, परिभाषा, समय।